तो आज का थंबनेल देख करके आपको बड़ा अटपटा सा भी लगा होगा कि ये क्या मतलब होता है कि के पाठक ब्रिटिश की एजेंट तो नहीं है। हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम अमेरिका की एजुकेशन व्यवस्था में कुछ पिछले दौर में कुछ बातें ऐसे कही गई थी, और खास करके दुनिया के अन्य देशों के एजुकेशन व्यवस्था के साथ भारत की एजुकेशन व्यवस्था और खास करके बिहार में जो अभी चल रहा है, खास करके विधानसभा परिषद के अंदर जिसपे हो हल्ला रहा है के पाठक के नाम पे, उसके साथ देश और बहुत गहरा संबंध है। और उसी संबंध को हम आज उजागर करने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट हम आपको लेके चलते हैं, अमेरिका में एक एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे 2009 से लेकर 2015 तक। एजुकेशन सेक्रेटरी का मतलब वहाँ पे के पाठक के जैसा नहीं, बल्कि उनको एक एजुकेशन मिनिस्टर का रैंक होता है, और वो बजावता वहाँ के संसद में जाकर के सवाल जवाब भी करते हैं, जवाब देते हैं सारे सवालों का, जो भी सवाल पूछा जाता है वहाँ के पार्लियामेंट्रियन, वहाँ के एमपी के द्वारा। तो उनका नाम था एर्ने डनकन, और उन्होंने एक बयान दिया था वहाँ की संसद, अमेरिकी संसद के अंदर। और उस संसद में उन्होंने जो बयान दिया था वो मैं डायरेक्ट आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और ये फोर्ब्स पत्रिका में छपा है, ये कहीं अरे गरे जगह पे नहीं छपा है। फोर्ब्स पत्रिका में उन्होंने बोला कि आवर स्टूडेंट्स टुडे आर कंपीटिंग अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया एंड चाइना। Those students are going to schools 25 to 30% longer than we are. Our students, I think, are at a competitive disadvantage. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर रैंक का आदमी वहाँ की संसद में ये कह रहा है कि अमेरिका का जो स्टूडेंट है वो compete कर रहा है चीन और भारत के स्टूडेंट्स के साथ है, और जो अमेरिका के स्टूडेंट्स हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं चीन और भारत के स्टूडेंट्स की तुलना में। यानी कि भारत और चीन के स्टूडेंट्स कहीं ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं अमेरिकी स्टूडेंट्स की तुलना में, ये उनका कहना है। और वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको लगता है कि जो अमेरिका के स्टूडेंट्स हैं वो भारत और चीन के स्टूडेंट्स की तुलना में 25 से 30% कम स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने का मतलब कि स्कूल कम देर तक खुला रहता है और कम दिनों के लिए खुला रहता है अमेरिका के अंदर। ये वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का रैंक का एक आदमी कह रहा था, और उनका ये वहाँ पे कंसर्न बार बार रहता है अमेरिका के अंदर कि हमारे बच्चे यानी कि अमेरिकी बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, और जाते हैं तो बहुत कम देर तक वहाँ रुकते हैं, जिसके कारण वहाँ के स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं। आपने भी बहुत सारी कहानियां सुना होगा या अफवाह सुना होगा कि भारत के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नासा में हैं वहाँ पे, या वहाँ के और भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भारत के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कद्र होती है, पूछ होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये उस अफवाह या उस सच्चाई के साथ जुड़ता है जो डनकन वहाँ बोल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि वो कह रहे हैं कि चूंकि भारत के स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कूल्स में रहते हैं, ज़्यादा स्कूल में समय बिताते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज, ज़्यादा एडवांटेज पोजीशन पे है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ स्कूल जाने के कारण, स्कूल में समय बिताने के कारण ज़्यादा कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तो के पाठक जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि 6 की जगह 8 घंटा स्टूडेंट स्कूल खुले। लेकिन इसी हिंदुस्तान में आपको मैं ऐसे डेटा दूंगा कि आज के डेट में बिहार अपने स्टूडेंट्स को स्कूल भेजने के नंबर्स में, स्कूल में रहने के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है। बिहार में सबसे ज़्यादा 235 घंटा स्टूडेंट्स, 235 दिन स्कूल खुला हुआ रहता है, जबकि केरल में मात्र 198 दिन खुला रहता है। उसके बावजूद केरल टॉप पे बना हुआ है। इसी तरह से दुनिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बहुत कम दिनों के लिए स्कूल जाते हैं, हिंदुस्तान से भी कम दिनों के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एजुकेशन के मामले में दुनिया में टॉप रैंक पे बने हुए हैं। तो ये जो सवाल है, ये जो बाइनरी क्रिएट किया गया है कि आप ज़्यादा देर स्कूल में बैठिएगा तो ज़्यादा शिक्षित रहिएगा, ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स बनिएगा, ये डेटा से मैच नहीं कर रहा है। कम देर स्टूडेंट्स स्कूल में रह के भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसी को हम पूरा आपको एक एक करके डेटा के साथ आपको समझाएंगे। लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि वहाँ के कम स्टूडेंट्स स्कूल में रहते हैं, इसलिए ऐसा उनके साथ हो रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स कम कॉम्पिटिटिव हैं। हालांकि आप वहाँ के एजुकेशन कितने वहाँ के कंसर्न है, वहाँ के लोग वहाँ के एजुकेशन के लिए, वहाँ की सरकार, अमेरिका की सरकार, उसका आप उदाहरण देख सकते हैं। दिल्ली में वो जब टूर करने आते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि यहाँ पे
क्लासरूम इतना इंगेजिंग है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हैप्पीनेस क्लास और बहुत सारी क्लासेज आते हैं और स्टूडेंट्स समय बिताना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में, तो वो आए भी थे यहाँ पे। अब हम आपको एक एक करके अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों का बताते हैं डेटा कि किस राज्य में किस देश में कितने घंटे कितने दिन के लिए स्कूल खुलता है। पूरे इंडिया का मैं अगर आपको बता दूं तो पूरे इंडिया में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत प्राइमरी स्टूडेंट्स इंडिया में कम से कम उनके स्कूल कम से कम पूरे साल में 200 दिन खुलना चाहिए और 800 घंटे क्लास होनी चाहिए पूरे साल मिनिमम। और प्राइमरी से ऊपर है उसमें 1000 घंटा और लगभग 220 दिन कम से कम स्कूल खुलना चाहिए, ये नियम के अनुसार भारत में है। वहीं पे अगर आप दूसरे देश जाएंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका यहीं पे चाइना का, वहाँ पे मात्र 531 घंटे क्लास होती है पूरे साल में। फिनलैंड में 777 घंटे क्लास होती है। यूएसए में भारत से भी ज़्यादा 990 घंटे क्लास होती है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं वो कि भारत में 800 घंटा प्राइमरी है और 1000 घंटा सेकेंडरी है, और आपका यूएसए में सारे टोटल एवरेज जो है 990 घंटा है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमारे डिसएडवांटेज पोजीशन में, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में रहते नहीं है, टिकते नहीं है, जाते नहीं है। नियम उन्होंने बना रखा होगा लेकिन एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं है स्कूल, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। इसी तरह से आपको रसिया में मात्र 470 घंटा वहाँ पे लोग जाते हैं, यूएसए में 990 घंटा है, फिनलैंड में 777 घंटा है, चाइना में 531 है, मैक्सिको में पूरी दुनिया में, मैक्सिको बहुत कोई एजुकेशन के लिए बहुत नामी देश नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैक्सिको में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक साल में बच्चे स्कूल में बिताते हैं और वो है 1167 घंटा मैक्सिको के बच्चे स्कूल में गुजारते हैं। इंग्लैंड में भारत से ज़्यादा है, 893 घंटा बिताते हैं बच्चे वहाँ पे स्कूल में। ब्राज़ील में जो एक अनडेवलपिंग कंट्री है, इंडिया की तरह ही कंट्री है वो भी, वहाँ पे भी बहुत सारे सिमिलरिटी है इंडिया के जैसा, तो वहाँ पे 4 घंटे मात्र जाते हैं बच्चे स्कूल। लेकिन वो टीचर के मामले में डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहीं बांग्लादेश में बगल में चले जाइए, 7 घंटा वहाँ पे स्कूल चलता है। नेपाल में भी हमसे ज़्यादा घंटा तक स्कूल चलता है। जितने भी आप ये नीचे देश देखेंगे, कम्बोडिया जो वगैरह है, वियतनाम वगैरह है, वो सब जगहों पे भारत से 7 घंटे 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के बीच में यहाँ पे स्कूलिंग होती है। अब इंडिया के अंदर ही आ जाइए, इंडिया के अंदर आके देख लीजिए। हिंदुस्तान में त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 241 घंटा वहाँ पे 241 दिन वहाँ पे क्लासेस चलती है। केरला में 198 घंटा, और सबसे कम कहाँ पे होता है? नागालैंड में 189 घंटा। बिहार में कितना होता है? 235 घंटा। कर्नाटक में 232 घंटा चौथे नंबर पे है। उसके दादरा नागर हवेली में दूसरे नंबर पे है, यानी कि बिहार तीसरे नंबर पे है स्कूल बच्चों को अपने स्कूल में रखने के मामले में, उन्हें भेजने के मामले में, ज़्यादा दिन तक स्कूल खुले रखने के मामले में। और उसके ऊपर से मतलब दिन में तो हम ज़्यादा है ही। अब के पाठक कह रहे हैं कि 6 की जगह 8 घंटा, यानी कि ज़्यादा समय के लिए भी बच्चे स्कूल में रहें। लेकिन वही फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बच्चे को आप स्कूल में ज़बरदस्ती बिठा करके एजुकेशन व्यवस्था को सही कर सकते हैं? क्या वो संभव है क्या? और डेटा हमें यही कहता है कि ये संभव नहीं है। और वो कैसे नहीं संभव है? वो ऐसे नहीं संभव है कि दुनिया में फिनलैंड का मैं आपको एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि फिनलैंड दुनिया में एजुकेशन के मामले में तीसरा रैंक है पूरी दुनिया में। और फिनलैंड का क्या है? मात्र 777 घंटा, यानी कि आज के डेट में हिंदुस्तान से भी कम वहाँ पे हो रहा है स्कूलिंग। और 5 घंटा ही वहाँ पे होता है, एक में 5 घंटा ही होता है, और उसमें भी उनको ब्रेक बहुत ज़्यादा मिलता है। फिनलैंड में ऐसा नियम है कि अगर 45 मिनट की क्लास हुई तो उसके बाद 15 मिनट का बच्चों को ब्रेक मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ को रैंक तीसरे नंबर पे है। अब आ जाइए अमेरिका के ऊपर। हिंदुस्तान में 800 घंटा, वहाँ 990 घंटा। और लेकिन डेट वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि वहाँ पे 4 दिन के लिए स्कूल खुलना शुरू हुआ, बाकी 2 दिन जो है वो ऑनलाइन होगा। तो वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वो की प्रॉब्लम है। एब्सेंटिज्म, वहाँ के एब्सेंट बच्चे रहते हैं, स्कूल एंजॉय नहीं करते हैं। इसीलिए वो दिल्ली आए थे कि दिल्ली में बच्चे क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे अटेंडेंस लेवल है। तो हालांकि अमेरिका के अंदर भी अलग अलग राज्य जो है वहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान में भी बन सकता है। जैसे कि सबसे कम एक दिन में हिंदुस्तान में 6 और लंच के साथ है 6 घंटा। लेकिन अमेरिका में जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ उसमें लंच के अलावा ये
दिया हुआ है। वहाँ का जो वाशिंगटन स्टेट है वहाँ पे सबसे कम 6 घंटा 22 मिनट के लिए स्कूल में बच्चे रहते हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे तो कोलोराडो है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा टेक्सास में, टेक्सास भी एक राज्य है वहाँ का, 7 घंटा 17 मिनट वहाँ पे रहते हैं। दिन के हिसाब से देखेंगे तो दिन के हिसाब से कम है बहुत वहाँ पे। वहाँ पे एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं स्कूल के अंदर, इसलिए पे 2 ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो फ्लोरिडा में वहाँ पे 100 मैक्सिमम 84 दिन वहाँ पे स्कूल चलता है, और कोलोराडो में वहाँ पे 171 दिन मिनिमम चलता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा बिहार और हमारा हिंदुस्तान कहीं ज़्यादा बच्चों को भेजने में आगे है, लेकिन उसके बावजूद हमारी एजुकेशन व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। फिनलैंड के सामने ना आपका अमेरिका के सामने, रशिया एजुकेशन के लिए नामी है। वहाँ पे कितना घंटा चलता है पूरे साल में? मात्र 470 घंटे। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे को वहाँ पे स्कूल भी नहीं चलता है। 8 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक ही वहाँ क्लासेस चलती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वोकेशनल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। इसी तरह से आप चाइना चले जाइए, वहाँ पे टाइमिंग बहुत है। देखिए चाइना का बहुत डिफरेंट मॉडल है। वहाँ पे 531 घंटा ही होता है रीडिंग क्लास रूम, लेकिन उसके अलावा वो लोग और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे वहाँ पे ब्रेक जो होता है वो 1.5 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है। सोने की व्यवस्था वहाँ पे है चाइना के स्कूलों में कि आपको सोने का भी ब्रेक मिल जाता है स्कूल के अंदर। आपने एक फोटोग्राफ्स भी देखा होगा जिसमें कि वहाँ का चेयर ही ऐसा स्टूडेंट्स का बनाया जाता है कि वो वहीं पे सो सके। लेकिन जो स्कूल चलेगा वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलेगा, यानी कि 4-8 घंटा पूरा वहाँ पे चलता है, जो के पाठक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। मैक्सिको का मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा फिर भी आपको मैंने बता दिया था। उसी तरह से ब्राज़ील में भी, अच्छा ब्राज़ील का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि वहाँ 4-4 घंटे होता है, यानी कि क्लास 4 घंटे के लिए ही चलेगा। एक शिफ्ट का 2 शिफ्ट में वहाँ पे स्कूल चलता है। जैसे कि दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली या यहाँ पे भी ऐसा होता है बहुत, यहाँ पे सुबह का शिफ्ट लड़कियों का, शाम का शिफ्ट लड़कों का होता है। दिल्ली में ऐसे ही होता है। तो सुबह 6 घंटे होगा, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, और फिर 1 बजे से 6 बजे तक चलता है। दिल्ली में ये स्कूल का सिस्टम है। तो वहाँ पे ऐसे ही 4-4 घंटे का 2 शिफ्ट चलता है। जैसे बांग्लादेश और जगहों पे भी है। अब इस डिबेट पे आइए कि अब ये इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ कम घंटे पढ़ाई होने के बावजूद भी बेहतर एजुकेशन व्यवस्था है, बेहतर वहाँ पे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, कम देर स्टूडेंट्स को क्लास और स्कूल के अंदर बिठाने के बावजूद। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक स्कूल में बिठाने के बावजूद वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था सही नहीं है। और वो हिंदुस्तान के अंदर भी एग्जाम्पल है किस तरह से केरल सबसे बढ़िया एजुकेशन के मामले में, उसके बावजूद मात्र वहाँ पे 198 दिन स्कूल खुलता है, जबकि बिहार में 235 दिन स्कूल खुलता है। उसके बावजूद यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था केरल के सामने कहीं कुछ नहीं है। अब ये सवाल उठता है तो फिर आखिर ऐसा केरल कर क्या रहा है, फिनलैंड ऐसा कर क्या रहा है जो बिहार नहीं कर रहा है, जिसके कारण कि बिहार पीछे है या फिर हिंदुस्तान पीछे है फिनलैंड के मुकाबले, और बिहार पीछे है केरला के मुकाबले एजुकेशन के मामले में। तो इसका है क्वालिटी एजुकेशन पे, इसका है कि आप क्लासरूम को कितना एंगेजिंग बना रहे हैं। अमेरिका के अंदर वहां पे देखिए कि स्कूल खुल रहे हैं वहां पे कम दिनों के लिए, ज्यादा देर तक स्कूल खोला जा रहा है। इंडिया में 6 घंटे के लिए स्कूल खुलता है और वहां पे 7 घंटा एवरेज है अमेरिका के अंदर, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट वहां पे जाना नहीं चाहते हैं। कोई स्टूडेंट स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि क्लासरूम इंगेजिंग नहीं होता है, क्लासरूम फ्रूटफुल उन्हें नहीं लगता है, उन्हें वहां पे मजा नहीं आता है। तो अब उसे सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या फिनलैंड ने या केरला ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि कम देर पढ़ाने के बावजूद, कम दिन स्कूल खोलने के बावजूद भी वहां पे एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है? और उसके पीछे एग्जाम्पल मैं आपको 2 देना चाहता हूँ, फिनलैंड का और ब्राजील का। देखिए ब्राजील में 4-4 घंटे का शिफ्ट होता है 2, लेकिन वहां पे टीचर बदलता नहीं है। दिल्ली में आप जाएंगे तो सुबह का टीचर अलग रहेगा शिफ्ट का, 7 घंटा वो ड्यूटी करके, 6 घंटा ड्यूटी करके फिर शाम वाला अलग टीचर आएगा। लेकिन ब्राजील में क्या होता है कि 4 घंटा जो टीचर पढ़ाएगा वही फिर अगला 4 घंटा भी पढ़ाएगा, यानी कि 8 घंटे टीचर की ड्यूटी होती है, लेकिन स्टूडेंट 4 घंटा ही पढ़ेंगे। अब आ जाइए फिनलैंड में, कम देर होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिनलैंड में जो कोई भी व्यक्ति टीचर
अगर आपने एमए नहीं किया है, मास्टर लेवल तक की पढ़ाई नहीं किया है, तो आप एमए वहाँ पे टीचर नहीं बन सकते हैं। और उसमें भी जो एमए में जो टॉप 10% स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो एमए में जो सबसे अच्छे 10% स्टूडेंट्स होते हैं पूरे फिनलैंड के, वही लोग टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से फिर उनको छांटा जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए उन्होंने क्वालिटी टीचर लिया, हायर एजुकेशन के लोगों को टीचर ले रहे हैं, तो उसके लिए सैलरी भी देनी पड़ेगी, और सैलरी दे रहे हैं वो। आप इमेजिन कीजिए कि फिनलैंड के अंदर $29,000 एक साल का सैलरी है वहाँ के टीचरों का, जो कि बिहार के हिंदुस्तान के रकम में देखेंगे तो लगभग 2 लाख रुपए हो जाता है उसका प्राइस से। अमेरिका में इससे ज़्यादा मिल रहा है टीचरों को, वहाँ पे लगभग $40,000 दे रहा है, जो कि लगभग आपको 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ पे हिंदुस्तान के करेंसी में हो जाएगा। तो टीचरों को ज़्यादा एजुकेटेड टीचर रखना, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टीचर रखना, ज़्यादा उन्हें सैलरी देना, अच्छे क्वालिटी टीचर रखना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ से आ रहा है। और उसके साथ साथ जो अब टीचर तो आपने अच्छा दे दिया, लेकिन अगर आपने क्लासरूम का माहौल सही नहीं किया, स्टूडेंट्स उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। और इसीलिए अमेरिका के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के, दिल्ली के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आई थी उसका स्टडी करने के लिए। वो इसलिए आई थी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत तरह के ऐसे इनोवेशन किए थे, जैसे कि हैप्पीनेस क्लास, जहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं है, बस हंसते हैं या कुछ बातें करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। यानी कि वहाँ पे वो जो इंडिया में है एजुकेशन सिस्टम, वो उस तरह से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब ये फिर सवाल उठता है कि इसके लिए फिर के पाठक तो जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं ना। के पाठक तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिन स्कूल खोल सकते हैं, ज़्यादा देर समय तक के लिए स्कूल खोल सकते हैं, और वो भी वो जो राइट टू एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ये काम। लेकिन उस क्लासरूम को एंगेजिंग बनाया जाए, उसके लिए तो आपका जो नेशनल गवर्नमेंट है वो जो कैरिकुलम डिजाइन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो डिजाइन करती है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन करती है, उनको इसमें सुधार करना पड़ेगा। उनको इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे क्लासरूम ज़्यादा एंगेजिंग हो। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस क्लास इस तरह का इनोवेशन किया वहाँ पे, तो उसके लिए भारत सरकार को आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, जो लोग पॉलिसी के लेवल पे काम कर रहे हैं। अब देखिए सवाल, जैसे हमने बाकी सारे स्टेट्स का हमने आपको दिन भी बताया कि कितने दिन स्कूल खुलता है और कितने घंटे स्कूल खुलता है। आप हिंदुस्तान में कितने घंटे किस राज्य में स्कूल खुलता है ये डेटा आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। कितने दिन खुलता है ये भी आपको डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक साल का जो मैंने आपको डेटा दिया है वो डेटा है 2012 का। हिंदुस्तान के अंदर एक एजेंसी हुआ करती थी पहले, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये आज भी रिपोर्ट आती है। पहले ये एज ए प्राइवेट एजेंसी का इसका रिपोर्ट आता था 2012 तक। 2012 के बाद इस गवर्नमेंट ने इसको ओवरटेक कर लिया था। अब 2012 से 12 में इन्होंने वो रिपोर्ट में डाला था कि हिंदुस्तान में किस राज्य में कितने दिन स्कूल खुलते हैं। लेकिन आज जो रिपोर्ट आती है 2021-22 की भी, 22-23 की भी रिपोर्ट आ चुकी है, ये आपका UDISEP जो आपका यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है, ये बिहार हिंदुस्तान सरकार का रिपोर्ट है। लेकिन उसमें ये मेंशन कहीं पे नहीं है कि किस राज्य में कितने दिन के लिए स्कूल खुलता है। तो ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं होता है। कि हालांकि मेरे सामने आपको जो फॉर्म है 2020-21 का, उस फॉर्म में ये कॉलम दिया गया है। जब वो सर्वे कर रहे हैं तो ये कॉलम दिया हुआ है कि आपका स्कूल कितने घंटे के लिए खुलता है, कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है, कितने घंटे के लिए खुलता है, ये कॉलम है उसमें। लेकिन संभवतः वो आंकड़े इकट्ठा भी कर रही है, लेकिन वो आंकड़े को जारी नहीं कर रही है, सार्वजनिक नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है ये तो सरकार, भारत सरकार ही इसके ऊपर बात बता सकती है। हमने जो स्टार्ट जहाँ से किया था कि क्या ये षड्यंत्र तो नहीं है या फिर एजेंट तो नहीं है के पाठक, तो एजेंट तो नहीं है, लेकिन एक गहरा संबंध है। के पाठक जो करना चाह रहे हैं वो वही करना चाह रहे हैं जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जो 2009 से लेकर के 2015 तक वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर था, एजुकेशन सेक्रेटरी था, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ की संसद के अंदर जो बोला था वही बात के पाठक करना चाह रहे थे। और जो उन्होंने कहा था कि वहाँ के स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के स्टूडेंट्स के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना में स्कूल ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों के लिए खुला रहता है, और उनका डेटा सही था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ज़्यादा दिन, ज़्यादा
समय के लिए स्कूल खोलने से एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगी, जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इसमें कौन जिम्मेदार है, किसको कहाँ पे मुड़ना चाहिए, हमने आपको वो भी एग्जाम्पल बताया कि कैसे ब्राज़ील में 8 घंटे टीचरों की ड्यूटी होती है, स्कूल 4 ही घंटे खुलता है। तो इसके ऊपर आप क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, ये सरकार तय कर सकती है। लेजिस्लेटिव जो लोग में बैठे हुए हैं सत्ता में, वो लोग तय कर सकते हैं। हमारा काम आप तक जो फैक्ट है वो फैक्ट पहुंचाना था, आपको अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों की सिस्टम से रूबरू कराना था। वो हमने कराने का पूरा संभव प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।